हिंदी भाषा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज नाद सौंदर्य के बारे में। आइए जानते हैं नाद सौंदर्य क्या है। नाद सौंदर्य प्रायः ऐसे प्रकरणों को लेकर के छात्रों में भ्रम की स्थिति होती है कि नाद सौंदर्य क्या है। आइए जानते हैं एक एक पद को लेकर कि इसका विश्लेषण हम कैसे कर पाएंगे, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नाद का अर्थ क्या होता है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि और सौंदर्य का विश्लेषण हमने पहले भी जाना था, फिर से जान लेते हैं। सौंदर्य जो है वह सुंदर शब्द से बना है। सुंदर से सुंदरता, और सुंदरता का जहां पर भाव हो वह उसका सौंदर्य कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि की सुंदरता जहां पर होगी वह हमारा नाद सौंदर्य कहलाएगा। यानी कि ध्वनि की सुंदरता, यह हमारा इस प्रकरण का, इस टाइटल का, इस शीर्षक का निष्कर्ष है। ध्वनि की सुंदरता। अब किस ध्वनि की सुंदरता और कैसी ध्वनि, कहाँ की ध्वनि, आइए जानते हैं। कवि काव्य रचना के समय में विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करते हुए यह प्रयास करता है कि काव्य रसिकों को यह काव्य पसंद आए और ध्वनि काव्य की संज्ञा जो है वह इसे प्राप्त हो। और ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य कैसे बने, तो इसके लिए कवि प्रयास करते हैं कि वह उसमें ध्वनि की सुंदरता बनी रहे। यह जो ध्वनि होती है वह शब्दों के कारण प्रथमतः देखी जाती है। शब्दों की कोमलता, शब्दों में वर्ण विशेष पर ध्यान देंगे। वर्णों की कोमलता, पद लालित्य, और तुकांत। जब काव्य रचना में वर्णों की कोमलता का ध्यान रखा जाए, पद लालित्य का ध्यान रखा जाए और तुकांत रचना की जाए, वर्ण कोमलता। अभी जानते हैं कि वर्ण कोमलता क्या होती है। इसके बाद पद लालित्य, तुकांत। अब तुकांत से तात्पर्य है यहाँ पर कि उसमें यति, गति, लय, ताल इत्यादि सन्निहित हो और पद उसके लालित्यपूर्ण हो, वर्णों की कोमलता हो। वर्णों की कोमलता से तात्पर्य है जैसे ल, म, न, द, व इत्यादि ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाए, न कि जैसे ठ, ढ, झ, ड़। ऐसे जो वर्ण होते हैं इनको कोमल वर्ण नहीं कहा जाता है। और काव्य का एक दोष होता है श्रुति कटु दोष। श्रुति कटु दोष, उसको परुष दोष भी कहा जाता है। तो ये ऐसे दोष जो होते हैं वो श्रुति कटु होते हैं, सुनने में अच्छे नहीं लगते। ये दोष होता है श्रुति कटु दोष, ठीक है। इनको हम परुष दोष भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे काव्य, ऐसे वर्णों से युक्त जो रचनाएं होती हैं, ऐसी वर्णों से युक्त जो रचित जो काव्य होते हैं वो उनमें परुष दोष आ जाता है। सुनने में वो कुछ अच्छे नहीं लगते हैं और कठोर वर्णों का उच्चारण उसमें ज़्यादा होता है, जैसे ठ, ड, ढ, ढ, झ, ड़।
तो ये जो होते हैं वो कठोर वर्णों में इनकी गिनती होती है, कोमल वर्णों में नहीं। कोमल वर्णों का उदाहरण क्या है? जैसे ल, म, न, द, व, क, म इत्यादि ऐसे जो वर्ण होते हैं वो कोमल वर्ण होते हैं। इन सब की रचनाओं के आधार पर हम जब काव्य की रचना करते हैं, चाहे कोमल वर्ण हो, सुर लय हो, ताल हो, छंद हो, गेयात्मक हो, जो भी काव्य हो, यदि वह गेयात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई छंद होगा और छंद के आधार पर हम उसको गा सकते हैं। यदि उसके साथ साथ कोमल वर्ण भी हो, पदलालित्य का समावेश हो, तुकांत हो, तब तो वह काव्य और भी श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। ऐसे में गेयात्मकता के कारण, हम गाए जा सकने के कारण उसको नाद सौंदर्य के दृष्टि से देखते हैं। जिन काव्यों को हम किसी छंद में गाते हों, जिन कविताओं को हम छंदोबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर सकते हों, ऐसी कविताओं में नाद सौंदर्य की दृष्टि से उसका विश्लेषण किया जाता है, ताकि हम उसमें कोमल वर्णों को पहचान सकें, पदलालित्य को देख सकें, तुकांतता को देख सकें, या उसके साथ साथ उसका जो छंद है, छंद सौंदर्य है, उसको भी हम जान सकें। तो ये कुल जैसे जहाँ पर कोमल वर्ण हो, इसके साथ पदलालित्य हो, तुकांतता हो, गेयात्मकता हो, तो यह सारा का सारा दर्शाता है नाद सौंदर्य को। नाद सौंदर्य को अर्थात ध्वनि की सुंदरता को व्यक्त करता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत साधारण है कि नाद सौंदर्य के अंतर्गत हम ध्वनियों का विश्लेषण करते हैं, जिसमें कोमल ध्वनियाँ हो, कोमल वर्ण होंगे तो कोमल ध्वनियाँ होंगी, श्रुति कटु दोष न हो, परुष दोष न हो, पदलालित्य हो, तुकांतता हो, छंदोबद्ध हो, तो वह नाद सौंदर्य की दृष्टि से उत्तम काव्य माना जाता है, श्रेष्ठ काव्य माना जाता है, और पाठक, श्रोता और दर्शक इसे सर्वाधिक पसंद करते हैं। साहित्य में सर्वाधिक प्रशंसा ऐसे उत्तम काव्यों की गई है। बस साधारण सा तरीका है उसको पहचानने का। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।